अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम मोशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फ़िज़िक्स में। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन बेसिकली हमारे पास फ़िज़िक्स में स्टेट्स होती हैं दो तरह की। एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी होती है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह पे स्टक हुआ है। और मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अगर मूवमेंट है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन, और अगर मूवमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि लेट सपोज़ आपके पास एक पर्सन है और वो स्टार्टिंग में पोजीशन ए पर है जब आपका जो टाइम है वो 0 सेकेंड्स है। टाइम बढ़कर आपके पास 5 सेकेंड्स हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे स्टक रहता है, अपनी पोजीशन ए पे ही रहता है। फिर टाइम बढ़कर 10 सेकेंड्स हो जाता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पोजीशन पर्सन की वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर टाइम बढ़ता जाए और पोजीशन चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और अगर इसका ऑपोजिट हो, जैसे कि टाइम 0 पे पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर था और टाइम जब 5 सेकेंड हुआ तो उस पर्सन की पोजीशन चेंज होके बी हो गई, ठीक है। फिर जब टाइम फर्दर इंक्रीज़ हुआ तो आपने देखा कि पोजीशन दोबारा से चेंज हुई और कुछ और हो गई। तो अगर जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज होती जाए तो हम कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ मोशन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये बनती है कि मोशन इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम की रिस्पेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। अगर नहीं चेंज करता तो फिर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। जब मोशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, जैसे कि पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो है वो है डिस्टेंस, सही है। अब डिस्टेंस हमें नॉर्मली वैसे भी पता है कि डिस्टेंस हम कहते हैं टोटल पाथ कवर्ड को, यानी एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया उसकी मेजरमेंट जो हम करेंगे, उसकी जो लेंथ आएगी वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक आपके पास एक ट्रैक है आपके पास, इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो 400 मीटर है, और जो एथलीट है उसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और उसने फिनिश लाइन पे आके एंड किया। तो टोटल जो उसने इस ट्रैक को कवर किया है, जो टोटल पाथ उसने कवर किया है वो 300 मीटर है, क्योंकि जो रेस थी वो 300 मीटर की थी, तो 300 मीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो वो टोटल डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर होगा उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, सही है। इसमें हम कोई डायरेक्शन वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, इसी के अंदर हम डिस्टेंस के अंदर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है तो मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होगा, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई न्यूमेरिकल नंबर, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डायरेक्शन का मतलब है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट या कुछ भी और डायरेक्शन आपकी हो सकती है, ठीक है। राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड्स, इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मुझे बताना है कि एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया या 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो मुझे इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब आप फोर्स के बारे में बात करते हो तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आपको राइट साइड पे फोर्स लगानी है, लेफ़्ट साइड पे लगानी है, अपवर्ड लगानी है या डाउनवर्ड लगानी है, ठीक है। तो ऐसी जैसे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो लेट सपोज आपको 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्लस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जबकि स्केलर में ऐसा नहीं होता। स्केलर आपके पास मैग्नीट्यूड ही से रिप्रेजेंट हो जाता है, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस में हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर की ज़रूरत होती है। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ के ऊपर। जो डिस्टेंस की यूनिट है वो होती है मीटर, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से।
फर्दर अगर हम दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन। देखें यहाँ पे आगे विद डायरेक्शन, तो एक बात आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो वो क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली जो वो क्वांटिटी है वो वेक्टर कहलाएगी, वो स्केलर नहीं कहलाएगी। तो पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास स्केलर होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो वेक्टर है क्योंकि उसमें डायरेक्शन चाहिए होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे आ गई। हालांकि डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास लेंथ ही होती है, हम लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कैसे आया, डिस्टेंस स्केलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये कैसे हुआ। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। अभी आपको मैंने बताया था कि जो पूरा ट्रैक है वो 400 मीटर का रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। जो एथलीट इस पे रेस कर रहे हैं वो इसको मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिनिश लाइन पे आके एंड करते हैं। उनकी जो रेस है वो 300 मीटर की है, तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो 300 मीटर का है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने टोटल पाथ नहीं देखना कि एथलीट ने कितना टोटल पाथ कवर किया, बल्कि हमें ये देखना है कि एथलीट ने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड किया है उसके दरमियान टोटल जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो स्टार्ट से लेके फिनिश तक जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस है 400 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 100 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस आपके पास है टोटल पाथ कवर, ओके। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लेट सपोज एक एग्जांपल लें कि एक एथलीट है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट से, और उसने फिनिश भी आके यहीं पे किया। यही पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी था और यही पॉइंट उसका फिनिशिंग पॉइंट भी था। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऐसी किसी भी एग्जांपल में जिसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट एक ही होंगे, लाइक एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और फिर यहीं पे आके वो ऑब्जेक्ट फिनिश भी करता है, तो इस तरह के इस सारी एग्जांपल्स के अंदर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास इनिशियल टू फाइनल जो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं, जब डिस्टेंस ही ज़ीरो होगा यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होंगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास फिर ज़ीरो आएगी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी का क्लियर हो गया तो वो फिर आगे कर सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है कि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रैक है उसमें 300 मीटर की रेस हो रही, तो अगर एक एथलीट इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पे आगे फिनिश करता है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 300 मीटर है, क्योंकि उसने 300 मीटर की रेस को कंप्लीट किया है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है वो होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो 100 मीटर आएगी और जो डिस्टेंस आएगा वो 300 मीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस के लिए देखो तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डायरेक्शंस आ रही है। लाइक पहले ये वाली डायरेक्शन थी, ये एक डायरेक्शन हो गई, फिर ये दूसरी डायरेक्शन हो गई और फिर यहाँ पे आके थर्ड डायरेक्शन हो गई, तो मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। जबकि अगर आप कंसीडर करो डिस्प्लेसमेंट को तो उसमें आप देख सकते हो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है। हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रखती है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, की पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के ये हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और उसमें डायरेक्शन भी आती है। अच्छा,
जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि जब किसी चीज़ में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से कंसीडर करते हैं। और ज़ीरो का मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही होगा तो आपके पास हमेशा इस तरह के केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, ठीक है। और ये डिपेंड करती है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो लेंथ की कर रहे हैं, तो जो लेंथ की मेजरमेंट होती है उसकी यूनिट, जो एसआई यूनिट होती है वो हमेशा मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का। तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो जो चीज़ हमारे पास आती है, जो क्वांटिटी हमारे पास आती है, दैट क्वांटिटी इज़ स्पीड। ओके, स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, क्यों, लाइक लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट द जर्नी सेम ना हो, ठीक है, तो अगर स्पीड डिफरेंट होती जाएगी तो आप एवरेज निकालोगे। अगर आपके पास लेट्स सपोज टाइम ज़ीरो पे जो स्पीड थी वो कुछ और थी, लाइक 5, अच्छा मैं एक बात बता दूं कि जो स्पीड होती है उसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड्स होती है। तो जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब टाइम 0 सेकंड्स के ऊपर स्पीड है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, टाइम 4 सेकंड्स पे आपकी स्पीड हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, फिर टाइम 10 सेकंड्स पे आपकी स्पीड हो गई है 15 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपके पास चेंज हो रही है। तो जब एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक से ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हम उनका एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें तो वो होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। नॉर्मल एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर आपके पास एवरेज स्पीड निकालनी तो आप टोटल डिस्टेंस लोगे और टोटल टाइम। इसको आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, किसी एक लम्हे की स्पीड, किसी एक पॉइंट पे लेट्स सपोज टाइम 4 सेकंड्स पे आपको स्पीड निकालनी है, तो आप देखोगे टाइम 4 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर है, लेट्स सपोज वो 5 मीटर के ऊपर है, तो आप डी को टी से डिवाइड कर दोगे, डी डिवाइड बाई टी, आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट की, एक स्पेसिफिक पॉइंट की एक स्पेसिफिक टाइम की होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक लम्हे की, यानी उस स्पेसिफिक मोमेंट की आपको स्पीड मिल जाएगी। लेकिन आप पूरी जर्नी की स्पीड जानना चाहते हो तो आपको उसके लिए एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज के लिए आपको फिर टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस आप नहीं ले सकते, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस लेंगे तो फिर टोटल टाइम से भी डिवाइड करेंगे। अच्छा, यूनिट जो स्पीड की है वो है आपके पास मीटर पर सेकंड, और जो दूसरी कॉमन यूनिट्स होती हैं वो होती है किलोमीटर पर आवर। आपको नॉर्मली या तो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी स्पीड, या फिर किलोमीटर पर आवर में भी समटाइम्स मिल जाती है, ठीक है। तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है स्पीड इक्वेशन ट्रायंगल। ये एक मेथड है जिससे आप स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको ईजिली याद कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखो, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर यहाँ से आपको टाइम निकालना हो लेट्स सपोज, तो आप क्या करोगे, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जो टाइम है आपके पास वो इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। और अगर आपने यहाँ से स्पीड तो हमने कर ली थी, डिस्टेंस निकालना हो तो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। कुछ लोगों को ये ट्रायंगल मेथड जो है वो इजी लगता है फार्मूलाज याद करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने एक दफ़ा ये फार्मूला याद कर लिया कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप इसे रीअरेंज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगी, डिस्टेंस को अपना सब्जेक्ट बनाऊँगी, तो डिस्टेंस मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू टाइम, नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे टाइम को अपना सब्जेक्ट बनाना हो तो टाइम विल बी इक्वल्स टू, टाइम अब सेपरेट होगा तो टाइम वहाँ चला जाएगा और स्पीड इसकी जगह ले लेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। विद प्रैक्टिस आपको इससे भी निकालना इजी लगेगा, लाइक फार्मूला एक ही दफ़ा आपने याद कर लिया और आप इससे निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आप ट्रायंगल मेथड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों बहुत हेल्पफुल हैं।
अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पीड आपके पास दो तरह की, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है आपके पास जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल, यानी चेंज हो रही है, उसमें वेरिएशंस हैं। तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो हम कहेंगे या तो वो मतलब वेरिएबल स्पीड है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। सही है, नॉन यूनिफॉर्म and variable both are same. It means that the speed is not same, speed is changing. Okay, next आपके पास work example है, a train moves at a constant speed of 20 meter per second, calculate the total distance traveled by the train in 15 minutes. तो अगर हम इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसमें हमारे पास स्पीड है, एंड स्पीड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास टाइम है, टाइम इज़ 15 मिनट्स। जब भी आपको मिनट्स में टाइम दिया होगा आप उसको सेकंड पे कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60, और जो भी आपके पास आंसर आएगा वो लिख दोगे। देन हमें जो फाइंड करना है वो है टोटल डिस्टेंस। सही है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। अच्छा, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है वो है टोटल डिस्टेंस। सही है, तो टोटल डिस्टेंस को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो डिस्टेंस को सेपरेट करना होगा। टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो स्पीड वॉज 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 60। लेट मी चेक क्या होगा यहाँ पे। 15 मल्टीप्लाई बाय 60 इट विल बी 900, और जब ये 900 हो जाएगा तो 900 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड इट विल बी 18,000। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 18,000 मीटर। ठीक है, दोबारा देखते हैं। स्पीड गिवन थी मीटर पर सेकंड में, टाइम गिवन था मिनट्स में, उसको हमने कन्वर्ट किया सेकंड्स के अंदर। जब भी मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया 15 को तो आंसर था 900 सेकंड्स। हमें फाइंड करना था टोटल डिस्टेंस। फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्पीड हमारे पास 20 थी, टाइम हमारे पास 900 था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 मीटर आ जाएगा। अगर आपको प्रीफिक्स कन्वर्जन आती है तो आप ये भी कर सकते हो कि 18,000 की जगह आप लिख सकते हो 18 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है कि जो 1000 होता है वो के को रिप्रेजेंट करता है। 1000 मीन्स होता है 1 किलो। ओके, सो आप 1000 की जगह पे के भी यूज़ कर सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। देन आपके पास अगर आपको नहीं भी आता, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आप उसको चेंज करो, ज़रूरी नहीं है चेंज करना, आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है वो तो मीटर ही होती है, तो यहाँ पे रख के आप ख़त्म कर सकते हो आंसर को। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी आपके पास नेक्स्ट आ जाती है। वेलोसिटी इज़ बेसिकली स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड को जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, लेकिन यहाँ मैं भूल गई थी कि आप स्पीड को वैसे कैसे डिफ़ाइन करोगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम से कोई ख़ास आपको फीलिंग नहीं आ रही कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो स्पीड है आपके पास उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग। ओके, हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग। ऑब्जेक्ट जो आपका है वो कितना फास्ट, कितना हल्का मूव कर रहा है। ठीक है, आप ये स्पीड का मतलब रफ्तार होता है, तो आप ये बता रहे हो कि किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी हल्की है। तो हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग इज़ बेसिकली स्पीड, और अगर मैथमेटिकल या फार्मूला वाइज हम बात करें तो इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है बेसिकली इट इज़ स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ
कोई डायरेक्शन इंक्लूड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो अब लेट सपोज़ किसी गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, तो ये उसकी स्पीड है। अब मैं ये कह दूँ कि जो 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है वो नॉर्थ में है, तो ये बन जाएगी स्पीड से वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आपने ऐड करनी है स्पीड में, तो स्पीड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन इज़ वेलोसिटी। हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग इज़ स्पीड, एंड हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन इज़ वेलोसिटी। अब क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, तो फिर स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड थी, तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी इज स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे फ़ौरन से गैस कर सकते हो कि अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो वेलोसिटी फिर कौन सी क्वांटिटी हुई, आप लोग सोच के बताएं। वेलोसिटी विल बी स्केलर और इट विल बी वेक्टर। अगर डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है किसी क्वांटिटी में, तो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर बन जाती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो स्पीड है उसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं आई, तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी आपके पास, स्केलर। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, वाइल वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्स डायरेक्शन। ओके, फॉर्मूला आपके पास। अब अगर आप यहाँ पे एक बात देखें कि हमने डिफ़ाइन किया था स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है, और हमने कहा कि स्पीड जो है वो खुद स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का फ़र्क है, अदरवाइज़ दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो डिस्टेंस आपको याद होगा, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। तो बस ये फ़र्क है फार्मूला में कि वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, क्योंकि स्पीड स्केलर होती है तो हम डिस्टेंस को यूज़ कर रहे हैं, और वेलोसिटी वेक्टर होती है तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं, तो इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने बस ये याद रखना है कि स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम वाइल वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो S/T करके, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। If the initial velocity u and final velocity v are known, then the average velocity can be calculated using another formula, that is this one. Okay? अच्छा, अगर मुझे ये पता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम थी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर कोई गाड़ी है वो 1 घंटा पहले 50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 1 घंटा बाद भी वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 2 घंटे बाद भी वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 4 घंटे बाद भी वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। लेकिन कोई कार है जिसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, लेट सपोज आप मूव कर रहे होते हो, दैन कभी ट्रैफिक आ जाता है, ट्रैफिक में गाड़ी स्लो हो जाती है, फिर रोड थोड़ी खाली हो मिल जाए तो गाड़ी स्पीड जो है गाड़ी की वो लोग बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, कभी गाड़ी की स्पीड हल्की है, कभी तेज़ है, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट सपोज़ किसी पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड या किसी भी व्हीकल की स्पीड लेट सपोज़ 50 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद चेंज होके वो हो गई 100 मीटर पर सेकंड, तो अगर वेरिएशन आती है वेलोसिटी में, फिर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेलोसिटीज़ होंगी, हमें पता है एक से ज़्यादा कोई नंबर होता है तो हम उस नंबर का एवरेज निकालते हैं, तो इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा वेलोसिटीज़ होंगी तो हम उस वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे। और एवरेज निकालने का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, अगर दो नंबर्स का आपने एवरेज निकालना है तो आप v1 प्लस v2 दोनों नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। अगर 3 नंबर्स का निकालना है तो 3 नंबर्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 3। इस तरीके से आप जितने भी निकालना चाहते हो उन सबको ऐड करोगे और उतने नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे लेट सपोज आपको एक इनिशियल वेलोसिटी पता है, u से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब भी आप यहाँ पे u कहीं पे लिखा हुआ देखोगे तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और अगर v लिखा हुआ देखोगे तो इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी,
ठीक है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी, और दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ डिफरेंट है तो आप उन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, देन आपको उस वेलोसिटी का एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो फिर आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सिनेरियो में आपको कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अगर एक वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो यहाँ से फाइंड हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दी, टाइम नहीं दिया, आपको 2 वेलोसिटीज़ दे दी, तो जाहिर सी बात है अगर ना डिस्प्लेसमेंट हो ना टाइम हो तो आप फिर ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास अगर 2 वेलोसिटीज़ दी हुई हैं तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। 2 वेलोसिटीज़ दी होंगी तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया होगा तो फिर ये वाला फार्मूला। अच्छा, हमें पता है कि यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगी क्योंकि जो फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी में वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आइडिया आपके पास ये दोबारा से रिवाइज हो रहा है कि स्पीड जो है वो होती है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग, एंड वेलोसिटी आपके पास होती है हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज़ मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है। अगर यहाँ स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है तो हम कहते हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे शो हो रहा है कि जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर आप मेंशन कर दो कि 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, यानी आपने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी, तो वो स्पीड नहीं रहती, वो वेलोसिटी बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो यानी कि अगर आपके पास डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, जैसे यहाँ पे वेस्ट की डायरेक्शन इंक्लूड हुई, यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन इंक्लूड हुई, तो स्पीड के साथ जब डायरेक्शन इंक्लूड होती है तो वो स्पीड नहीं रहती, वो वेलोसिटी बन जाती है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हाउ फास्ट हाउ स्लो वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, ठीक है। आपके पास जो वेलोसिटी है उसका जो चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी किस रेट के साथ चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट टेल्स अस हाउ फास्ट वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। यानी कि इस बात से आपने ये बात अभी ही समझ लेनी है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, और जब भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। नो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स नो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे आप रेट ऑफ का वर्ड लिखा हुआ देखोगे, इसका मतलब होता है नॉर्मली कि हम डिवाइड कर रहे हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप फार्मूला में अगर ना भी बताऊँ तो आप खुद भी निकाल सकते हो कि फार्मूला एक्सेलरेशन का क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया रेट ऑफ का मतलब है कि कोई क्वांटिटी टाइम से डिवाइड हो रही है, और आगे लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर डिवाइड किया जाए टाइम से तो हमारे पास आएगी एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। चेंज ऑफ, ये जो चेंज ऑफ होता है ना, जो चेंज है, इस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, दिस वन, ठीक है। ट्राइंगल सा होता है, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है चेंज को, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इस ट्राइंगल के आगे अगर मैंने वी लिख दिया, इसका मतलब ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, और किसके चेंज को, जो आगे लिखा हुआ है, यानी वी लिखा हुआ है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, और नीचे है टाइम, सही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम चेंज निकालते हैं तो चेंज होता है फाइनल और इनिशियल के दरमियान, और मैंने अभी आपको बताया कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं v, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं u। तो अगर मैं चेंज निकाल रही हूँ तो चेंज निकालने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पहली, एक तो कोई ओल्ड चीज़ होगी, फिर कोई न्यू चीज़ होगी। तो जब न्यू और ओल्ड का कंपैरिजन होगा तो हम देखेंगे कितना चेंज आया। तो हमारे पास, अगर हम वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास 2 तरह की वेलोसिटीज़ होनी चाहिए, एक फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए और एक इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हम इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो हमें पता चलेगा कितना चेंज आया, और नीचे डिनोमिनेटर में जो आपका टाइम था वो वैसे ही आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। आपके पास फार्मूला एक ही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, लेकिन लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। चाहो तो चेंज ऑफ को डेल्टा में
डाल के लिख सकते हो, लाइक डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा वी अपॉन टी। चाहो तो इस डेल्टा को ओपन कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ए एक्सेलरेशन बता रहा है, वी फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है और टी टाइम बता रहा है, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो आपके पास स्पीड थी, याद रखिएगा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ आपको, जो स्पीड होगी या जो आपके पास वेलोसिटी होगी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जबकि जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है इसमें बस एक छोटा सा फ़र्क आता है कि ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की जो यूनिट है वो भी सेम है, क्योंकि ये लेंथ की मेजरमेंट मतलब इसमें लेंथ की मेजरमेंट हो रही होती है, तो यूनिट होती है मीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। अगेन आपके पास एक्सेलरेशन इक्वेशन ट्राइंगल है, जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हो फार्मूला को। अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है तो आप इससे भी याद कर सकते हो। ए इक्वल्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। एक फार्मूला ये आ गया आपके पास। अगर आपको ए नहीं निकालना, आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, सही है। डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ए, सही है। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ए। तो एक फार्मूला से आप तीन चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वेलोसिटी का चेंज निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो, या टाइम का चेंज भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास टी के साथ डेल्टा का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये चेंज इन टाइम की बात कर रहा है, और चेंज हम फाइनल और इनिशियल के दरमियान निकालते हैं, तो यानी कि जो फाइनल टाइम होगा, जो एक्सपेरिमेंट का एंड टाइम होगा और जो इनिशियल टाइम होगा, ये उसके चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट दैट स्पीड्स अप इज़ एक्सेलरेटिंग। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो रही होती है, एन ऑब्जेक्ट दैट स्लोज डाउन इज़ डीसेलरेटिंग, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो डीसेलरेट हो रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होती है उसको हम कहते हैं वो एक्सेलरेट हो रहा है। अब यहाँ पे बात याद रखने की ये है कि जब एक्सेलरेट होगा, जब स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव में होगी। जब स्पीड डिक्रीज़ होगी, जब स्लो डाउन होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन भी बोलते हैं, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम भी आपने याद रखना है। एक्सेलरेशन इज़ स्पीडिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, and if the object is slowing down, the acceleration is negative and it is also called deceleration or retardation, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। देखें, आपके पास यहाँ पे मेंशन हुआ है कि a car goes from 10 मीटर पर सेकेंड to 20 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड में गई है। देखें, यहाँ पे आपके पास मेंशन नहीं हुआ कि ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, या कोई टाइम है, या कोई भी चीज़, यहाँ कुछ मेंशन नहीं हुआ। आप हमेशा क्वांटिटी को उसकी यूनिट से पहचानोगे। मैंने ऊपर आपको भी बताया था कि मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है। अगर आप गैस करें, अगर आपको याद हो तो मीटर पर सेकंड जो यूनिट होती है वो होती है वेलोसिटी की या फिर स्पीड की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है, तो हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गई आपके पास। अब जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पे जा रही है। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी हो गई और 20 मीटर पर सेकंड उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी हो गई, और जो 5 सेकंड्स हैं ये आपके पास उसका टाइम हो गया, ठीक है। तो आपको पता चला कि आपके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, यानी कि एक फ़ाइनल, एक इनिशियल और टाइम है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है,
इसके बाद होना चाहिए था कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आप फाइंड करोगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 20, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 10। अब हमें तो नहीं दिया हुआ था यहाँ लिखा हुआ कि ये फाइनल है ये इनिशियल है, हमने खुद से देखा, खुद से सोचा कि आकार गोज़ फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड, यानी 10 से 20 पे गई है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 इनिशियल है, 20 फाइनल है, ठीक है। अब टाइम हमारे पास, क्योंकि 5 के आगे एस लिखा था, इसका मतलब होता है सेकेंड, तो ये 5 सेकेंड हमारे पास टाइम है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 से। 20 माइनस 10 विल बी 10 एंड डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगी 2। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास 3 है। पहली है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये आपको याद रखनी होगी। इक्वेशन 2 है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन 3 है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपने एकदम से इनको देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नई इक्वेशन नहीं है, ये बल्कि ये वाली ही इक्वेशन है। यही इक्वेशन यहाँ इस तरीके से लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कैसे। देखें, अगर मैं डेल्टा v को खोलूँ तो ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, सही है। अगर मैं यहाँ से v को, इस v को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये t नीचे डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई t इक्वल्स v माइनस यू। मुझे v को सब्जेक्ट बनाना है, v को मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये माइनस यू वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस यू। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स v। तो देखें, ये इक्वेशन देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई और क्या क्या हमें याद करना पड़ेगा, जबकि ये इक्वेशन असल में यही इक्वेशन थी। ये सिंपल सी इक्वेशन, इसी को हमने एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपके पास बहुत नॉर्मल सी इक्वेशंस हैं। आगे जाके आप इनकी डेरिवेशन देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में, अभी तो नहीं। तो आपने फ़िलहाल इनको याद रखना है, ये बेहतर है कि आप इसको एज इट इज़ याद रख लें, सही है। तो पहली की तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दी कि कैसे होती है। नेक्स्ट वाली अगर आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट में कुछ चीज़ें जो आपको कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ है। ये जो s है ना आपके पास, ये होता है डिस्टेंस, सही है। डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, तो ये आपके पास डिस्टेंस होता है। आपके पास u, अभी मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी होती है, t आपके पास टाइम होता है, हाफ जो फार्मूला का आ रहा है, a एक्सेलरेशन, t फिर से टाइम। ये v जो है ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, 2 फार्मूला का, a एक्सेलरेशन और s आपके पास डिस्टेंस है, सही है। तो अगर आपको देखें क्वेश्चन आपके पास किसी तरह से काइनेमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन, सही है। जो भी मोशन की बातें डिस्कस होती हैं वो काइनेमेटिक्स के टॉपिक में होती है। तो काइनेमेटिक्स में यानी मोशन के टॉपिक में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे बोलते हैं कि डिस्टेंस बताएं। अब अगर आपको ये वाली इक्वेशन पता है तो इसमें तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में डिस्टेंस तो आ नहीं रहा। तो डिस्टेंस के लिए आपको एक और इक्वेशन आपने पढ़ी है अभी, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सही है। तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तब यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो, जब यहाँ पे एक्सेलरेशन ना हो, सही है। लेकिन लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन होने की सूरत में ये इक्वेशन तो यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। देखें, अब इस बात को गौर से सुने, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखें, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपके पास, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, आपके दिमाग में आएगा कि हम ये इक्वेशन क्यों ना यूज़ कर लें। ये इक्वेशन तो आसान है, छोटी सी इक्वेशन है और इसके अंदर हमें डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये इक्वेशन तब भी यूज़ हो सकती है जब स्पीड आपकी कांस्टेंट हो, ठीक है। जब स्पीड आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये जो स्पीड है इसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर ये कांस्टेंट होगी तो ये इक्वेशन यूज़ होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो यानी कि ये इक्वेशन सिर्फ तब यूज़ हो सकती है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो या स्पीड कांस्टेंट हो, तब यूज़ नहीं हो सकती जब एक्सेलरेशन भी हो। अब अगर क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने एक्सेलरेशन भी दे दी और डिस्टेंस भी पूछ लिया, उसने कहा कि एक्सेलरेशन भी है,
सही है। जो आपको एग्जाम्पल दी गई है उसमें एक्सेलरेशन भी है, अब मुझे फाइंड करके बताओ डिस्टेंस। तो आप ये इक्वेशन तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो आती ही नहीं है, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी ये इक्वेशन। सही है, तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। इसमें से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो अगर आपको डिस्टेंस पता हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो और आपको टाइम पता हो। सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन आप देखो, उसमें आपको लेट सपोज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दे दिया और टाइम भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तो ना ये वाली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं आती, ना ये वाली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो दिया वही नहीं है। तो हमें फिर यूज़ करनी पड़ेगी ये वाली इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइम की ज़रूरत भी नहीं है और आप दो वेलोसिटीज़ से, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा मैं क्विकली आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हम ये इक्वेशंस क्यों यूज़ करते हैं। आपको सिंपली थोड़ा सा टाइम लगा के इन इक्वेशंस को याद करना है, और अगर याद हो जाएंगी देन आपको जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा कहाँ कौन सी इक्वेशन लगानी है। सही है, ज़्यादा मसला नहीं होगा। पहले तो आप इसको याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली इक्वेशन है आपके पास जिसमें पहली इक्वेशन तो यही है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको दो वेलोसिटीज़ चाहिए, क्योंकि आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होता है तो आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जिसको आप टाइम से डिवाइड कर सको। तो ये आपके सॉरी, ये इक्वेशन आपके पास तब यूज़ होगी जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी और टाइम होगा। ठीक है, आपको या तो फाइनल वेलोसिटी पूछ लें या इनिशियल वेलोसिटी पूछ लें या एक्सेलरेशन पूछ लें या टाइम पूछ लें, तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन दे दी और आपसे कहा डिस्टेंस निकाल के बताएं, तो ये वाली इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं आती, तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है और डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ, तो ये कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं हो सकते, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो सकता है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है और टाइम भी नहीं दिया हुआ, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको टाइम की ज़रूरत है ही नहीं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशंस फॉर फ्री फॉल। तो देखें, आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हम इनको कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो आपने बहुत ध्यान से सुननी और याद रखनी है कि ये जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये जो इक्वेशंस हैं ये आपके पास यूज़ होती हैं जब आपके पास स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट स्पीड हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो। सही है, ये जो इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं ये तब यूज़ होती है जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सही है, तो आपने याद रखना है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं। कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जब एक्सेलरेशन से हमें कोई काम नहीं होता तो हम ये इक्वेशंस यूज़ करते हैं, और जब हमें एक्सेलरेशन से काम होता है लेकिन वो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही होती है, वो कांस्टेंट होती है, तो हम ये तीन इक्वेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं को हम फ्री फॉल के लिए यूज़ करते हैं। फ्री फॉल का मतलब बेसिकली क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। लाइक अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, एयर रेजिस्टेंस को मैं इग्नोर कर दूं, मैं ये मान लूं कि हवा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं छोड़ रही और वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, तो अब ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो ऐसी मोशन जिस पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की लग रही है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल मोशन है। सही है, और फ्री फॉल मोशन में आपको पता है ये जी होता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। सही है, ये जो जी है आपके पास, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है ना यहाँ पे, ये तीनों इक्वेशंस, इन्हीं इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है। अब पहले जब हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, लाइक इस फॉर्म में जब हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे, इस फॉर्म में जिसमें अभी ये मौजूद हैं, ये ऐसी एग्जांपल्स होंगी जिसमें लेट सपोज आपके पास इस तरह से मोशन हो रही है। लेट सपोज कोई गाड़ी है आपके पास,
सही है, बहुत प्यारी गाड़ी है। और ये आपके पास इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, आगे पीछे जा रही है इस तरीके से। तो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस यूज़ हो सकती हैं। या कोई पर्सन है आपके पास, वो मूव कर रहा है, वो वॉक कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपके पास ये इक्वेशंस यूज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, या नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, तो फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं मेजर करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास हाइट होगी, सही है। और यहाँ पे आपके पास क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है या कोई पर्सन मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन होती थी। इधर आपके पास एक्सेलरेशन होती थी और डिस्टेंस होता था, यानी s होता था या फिर a होता था। यहाँ पे इस वाले केस में आपके पास हाइट होगी h, और एक्सेलरेशन जो है वो बदल जाएगी g में, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, सही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि g। तो आपने जहाँ पे a आ रहा है उसको चेंज करना है g के अंदर, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही, एक्सेलरेशन तो इस केस में होगी, यहाँ तो फ्री फॉल हो रहा है। जब फ्री फॉल हो रहा है तो बॉल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है, ग्रेविटी के ऑपोजिट या ग्रेविटी के साथ वर्क कर रही है, सही है। तो यहाँ पे a जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा g में, और क्योंकि हाइट होगी, फ्री फॉल में हाइट होगी, डिस्टेंस नहीं होगा, या आप डिस्टेंस कह भी सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आप हाइट ही कहो, तो यहाँ पे s जो है वो चेंज हो जाएगा h के अंदर। तो आपने ये इक्वेशन बार बार याद नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि कोई 6 इक्वेशन है जो आपने याद करनी है, आपने सिर्फ ये 3 इक्वेशंस याद करनी है। और इन्हीं 3 इक्वेशन में से आपने बस, जब आपको फ्री फॉल के लिए कोई इक्वेशन मिले, जैसे आपको कोई एग्जांपल मिलती है जिसमें कार तो ड्रॉप नहीं हो सकती, जिसमें आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल आपके पास ड्रॉप हो रही है या किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो, तो आप वहाँ पे a को रिप्लेस करोगे g से और s को यानी डिस्टेंस को रिप्लेस करोगे हाइट से, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपके पास, अब यहाँ पे देखें अगर आप, ये इक्वेशन थी v = u + at, यहाँ पे आके ये इक्वेशन बन जाएगी v = u + gt, ये a की जगह यहाँ पे हो गया g, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन थी s = ut + ½ at², यहाँ पे हो जाएगी h = ut + ½ gt², सही है। फिर ये वाली आपके पास है v² = u² + 2gh, वहाँ पे ये थी v² = u² + 2as, सही है। तो आपने ये 3 इक्वेशन याद करनी है। फिर फ्री फॉल के लिए आएगा तो a रिप्लेस होगा g से, सही है, और s रिप्लेस हो जाएगा h से, ठीक है। और ये जो g होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 9.8 मीटर/सेकंड², या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको इक्वल लेते हैं 10 मीटर/सेकंड² के, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें बस लास्ट के 2 केसेस आप देख लें कि अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, नीचे से आपने ऊपर की साइड पे फेंका ऑब्जेक्ट को, तो जाहिर सी बात है जब आप उसको ऊपर फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि आपने उसे किसी न किसी स्पीड से ही फेंका होगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इस हाइट पे जाके कुछ देर के लिए रुकेगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी और फिर ये नीचे आएगा, सही है। तो इसका मतलब कि जब ये ऊपर जाएगा, जब ये टॉप को यानी मैक्सिमम हाइट को टच करेगा, तो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऐसा कार्टून्स में होता है, आपने देखा होगा मे बी। तो आप उस तरीके से इमेजिन करो कि ऊपर जाएगा, कुछ देर के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, कि ऐसे नॉर्मली हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अगर स्लो मोशन में देखें तो वाकई होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा और फिर नीचे आएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया था तो इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी तो होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी टॉप पे जाने के बाद उसकी 0 हो जाएगी, जिसके बाद वो नीचे आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा केस आता है जिसमें आप थ्रो करते हो बॉल को या ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है, तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और जो g होता है वो नेगेटिव होता है। g नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो g की ओरिजिनल डायरेक्शन है वो ये है, डाउनवर्ड, सही है। असल में g की वैल्यू नीचे की साइड पे, मतलब g की जो फोर्स है वो नीचे एक्ट कर रही होती है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट फेंक रहे हो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंक रहे हो, जबकि g जो होता है वो एक्चुअल नीचे की तरफ, जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और आप ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट लेके जा रहे हो। तो जब ऑपोजिट चीज़ें होंगी ना तो आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा, तो g की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, इसका ऑपोजिट केस अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि जब ऊपर से नीचे आएगा इसका मतलब किसी ने उसे होल्ड किया हुआ होगा। यहाँ पे
जब हम उसको नीचे फेंकेंगे तो किसी पर्सन ने उसको स्टार्ट में तो होल्ड किया हुआ होगा, जिसकी वजह से जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, और जब वो नीचे आके सरफेस से टकराएगा, सरफेस को हिट करेगा, तो ज़ाहिर है किसी वेलोसिटी से करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी या कुछ भी होगी। सही है। तो यानी कि जब आपके पास ड्रॉप का केस आता है, फॉल का केस आता है, तो याद रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, वो आपको देखनी पड़ेगी या लिखी हुई होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है जी की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है जी की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो नीचे है, और ऑब्जेक्ट क्योंकि फॉल कर रहा है तो ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में। ठीक है, तो जी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव। जब आपके पास थ्रो का केस है तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ऊपर जाके कुछ ना कुछ देर के लिए ऑब्जेक्ट रुक जाता है और फिर नीचे आता है, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जी की डायरेक्शन नीचे होती है और आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, तो इसलिए जी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। जब ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन का केस आता है, जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो, तो जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि जब आप ड्रॉप करते हो तो आपने होल्ड किया हुआ होता है ऑब्जेक्ट को एंड देन आप ड्रॉप करते हो। सही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और क्योंकि जी की अपनी डायरेक्शन नीचे है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है, तो जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में। सही है। अच्छा, कंडीशंस टू यूज़ दैम, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि जो आप इन तीनों इक्वेशंस को, फ्री फॉल की इक्वेशंस हो या इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो, आप इनको यूज़ करोगे तब जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सही है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी यूज़ हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ हो सकती। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट किन केसेस में होती है और किन केसेस में नहीं होती। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आपके पास होती है जब आपके पास फ्री फॉल मोशन होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकें या ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें या कुछ भी, तो इस तरीके से इस तरह की मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। पूरे अर्थ के लिए हमें पता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो फिर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, कार स्पीडिंग अप यूनिफॉर्मली, अब वो कार की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एक तरीके से हो रही है, मतलब सेम रेट से हो रही है। तो जब यूनिफॉर्मली होती है उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब है कि आपके पास स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन का मतलब है स्पीड तो चेंज हो रही है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन उसके चेंज होने का रेट सेम है। और हमें पता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। तो अगर ये चेंज हो रही है लेकिन सेम रेट से हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सही है, यानी कि स्पीड मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 1 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी थी एट 1 सेकेंड। ठीक है, फिर ये आपके पास हो गई 2 मीटर पर सेकेंड एट 2 सेकेंड्स। सही है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। हालांकि वेलोसिटी तो चेंज हुई, वेलोसिटी तो 1 से 2 पे गई, 1 से 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, लेकिन उसका जो रेट था वो सेम था। सही है, 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। सही है, तो इस तरह के केस में जब ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो या स्लो डाउन हो लेकिन यूनिफॉर्मली हो, उसका रेट सेम रहे, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है वहाँ हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट यूज़ देम इफ़ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो फिर हम उसको इन इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास सर्कुलर मोशन हो गई, जैसे कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। ठीक है, अगर अभी आप लोग ये बहुत स्टार्टिंग लेवल पे देख रहे हैं, जैसे कि आप ओ लेवल्स के या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अभी नहीं देखना है, क्योंकि वो आपका फिर सेकेंड ईयर या ए लेवल्स का पार्ट होगा। आपने देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली वो मोशन होती है जो फुटबॉल की होती है। ठीक है, जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो वो ऐसे कुछ करके हिट जाती है। सही है, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको आपने अभी इग्नोर करना है। जो आपके पास सर्कुलर मोशन होती है इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज जिनमें आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी वहाँ आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी वहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको
आज का टॉपिक समझ में आया होगा, मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सही है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन की अच्छे तरीके से समझ हो, ग्रिप हो, सही है। तो अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने देखना है तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।